बात करते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन की। एक एक फीचर्स की हम बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो पाइथन इज सिंपल, डायनेमिकली टाइप्ड, रोबस्ट, सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइज्म, कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रिटेटेड। लेकिन मोस्टली साइंटिस्ट और मोस्टली प्रोग्रामर्स सजेस्ट दैट इट इज इंटरप्रिटेटेड। तो हम देखेंगे क्या डिफरेंस है बेटा इसमें। ठीक है, इट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म, एक्सटेंसिबल, एम्बेडेड, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। अब अगर सिंपल की बात करें ना बेटा, तो व्हाई इट इज सिंपल एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा एंड सी प्लस प्लस, it is easier to code in Python. Python code is comparatively 3 to 5 times smaller than C++ Java code. How? अगर C की बात करते हो बेटा, तो आपने C तो पढ़ा हुआ सबने। अब देखो मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h इंटीजर मीन, और मैंने प्रिंटफ के अंदर लिख दिया डबल कोट्स में हेलो चित्कारा। तो क्या आएगा बेटा, आउटपुट क्या आ जाएगा, हेलो चित्कारा। मतलब आपने जो भी डबल कोट्स में लिख दिया एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इन जावा आपने क्या लिखोगे, पब्लिक क्लास, और आपने क्लास का नाम दिया, पब्लिक ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। देन आपने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब आपको लिखना पड़ता है system.out.println, सिस्टम द क्लास, ऑब्जेक्ट इज द रेफरेंस एंड println इज द मेथड। और जब जाके आप डबल कोट्स में आपने लिखा हेलो चित्कारा, प्रिंट क्या आएगा, हेलो चित्कारा। इट मींस अगर आपको हेलो चित्कारा प्रिंट करना है तो आप देखो इसमें कम से कम आपको 4-5 लाइन लिखने पड़ रहे हैं, इंक्लूडिंग कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, सी में भी जावा में भी, और अगर आप सी प्लस में भी देखोगे तो सी आउट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सी आउट, देन आपको लिखना पड़ेगा डबल कोट्स में हेलो चित्कारा, तो हेलो चित्कारा प्रिंट होगा। लेकिन देयर इज द नीड ऑफ मेन मेथड आल्सो इन सी प्लस प्लस आल्सो। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें बेटा, तो सिंपल लिखना है प्रिंट, सिंगल कोट्स में लिख देना है हेलो चित्कारा प्रिंट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज सिंपल लैंग्वेज। देयर इज नो नीड ऑफ एनी unnecessary header files। डायरेक्टली मेथड आपने यूज किया, डायरेक्टली आपको जो भी प्रिंट कराना है सिंगल कोट्स में लिख दिया, प्रिंट हो जाएगा। सर अगर आपको, हाँ जी सर, इसमें जो आपने बताया क्लासेस वगैरह, तो पाइथन में तो कैसे होती है, मतलब ये फुली ऑब्जेक्ट सब ओरिएंटेड? बताऊंगा, सब आएगा 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 ओके आएगा, सारा कुछ आएगा, सब कुछ आएगा। अभी मैं सिंप्लिसिटी की बात कर रहा हूं कि आपको नंबर ऑफ लाइंस कम लिखना है, फास्टर है। बाकी वो सब भी जरूरी है, और जब जब हम क्लास की बात करेंगे तो मैं बताऊंगा इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर सिंप्लिसिटी की बात करें तो वहां भी ना आपकी कोडिंग्स की जो लाइन होगी ना, मैं आपको जावा से कंपेयर करके दिखाऊंगा कोड से, तो आपको रियल टाइम पे समझ में आ जाएगा कि देखो हमको कितनी कम लाइंस लिखनी पड़ रही है इसमें। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब अगर बेटा स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स करना पड़ता तो मैंने कोडिंग स्टाइल हटा दी, लेकिन सिंपल इतने लाइन तो लिखना पड़ता ना आपको, इंटीजर a=10 b=20, और टेम्प लेते टेम्प = a b b टेम्प, इतना तो करते ना। या a + b b = a - b, और फिर स्वैपिंग होती। इतनी लाइनें तो लिखनी पड़ती सी में और जावा में भी, ये तो नॉर्मल आपको फंडा लगाना पड़ता। लेकिन अगर आप पाइथन में देखो तो बड़ा ही सिंपल है। आपने बोला a, b = 10, 20, देखो कितना सिंपल है। आपने बोला a, b = 10, 20, और आपने बोल दिया a, b = b, a, हो गया स्वैप। लास्ट लाइन की मैं बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। देखो जब आप अगर देखोगे बच्चे, तो मैंने बोला a, b = 10, 20, और फिर मैंने बोला a, b = b, a, तो देखो स्वैपिंग हो गया। और इसका स्टाइल देखो ना, तो आपने बोला कुछ भी कि अलग अलग आपने लिखा, डायरेक्ट लिख दिया a, b और लिख दिया 10, 20। इस स्टाइल में कभी प्रोग्रामिंग की थी आपने पाइथन के पहले? कॉमा लिख के आपने वैल्यूज दे दिया, और डायरेक्टली आपको स्वैपिंग करना था तो a, b में जो वैल्यूज है = b, a कर दो, स्वैपिंग हो जाएगी। इट इज सिंपल, दैट्स व्हाई इट इज सिंपल। इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट? यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बच्चे? ठीक है, बोलते भी जाना बेटा, यस और नो। तुम बोलते जाओगे तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, गुड। देन अगर मुझे 2 नंबर का सम करना है तो देखो सिंपल सी प्रोग्रामिंग। सी में अगर आप देखो तो आपने a = 10 b = 20 लिखा, सम = या सम इज %d a + b कर दिया, तो जो भी a + b की वैल्यू होगी यहां वैल्यूज प्रिंट हो गई। फिर आपने यहां बोला बेटे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन a = 10 b = 20 और सम इज a + b जावा में, तो जो भी a + b की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये यहां पाइथन में देखो तो 10, 20 लिखा और सम इज लिख दिया आपने डायरेक्टली a + b। ठीक है, तो आप देखो कितनी कम लाइंस आपको लिखनी पड़ रही है, ना तो मेन का यूज करना पड़ रहा है, ना ही अलग से कोई हेडर फाइल का यूज करना पड़ रहा है। देन इट इज डायनेमिकली टाइप्ड।
अब डायनेमिकली और स्टैटिकली टाइप्ड में डिफरेंस क्या होता है? तो बेटा समझो, जब हम स्टैटिकली टाइप की बात करते हैं तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। डिक्लेयर मतलब बताना पड़ता है कि इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। सी प्लस जावा में बताना पड़ता है मुझे, वेरिएबल को यूज करने से पहले मुझे बताना पड़ता है कि इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। पाइथन में कुछ भी नहीं बताना, वैल्यू दे दो, कंपाइलर समझ जाएगा कि आपने फ्लोट टाइप की वैल्यू दी है, कंपाइलर समझ जाएगा कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है, कंपाइलर खुद समझ जाएगा। दूसरा, आपने अगर वहां इंटीजर डिक्लेयर कर दिया तो वो पूरे के पूरे प्रोग्राम में जहां तक उसका स्कोप है, जब तक वो डिक्लेयर है, उसकी वेरिएबल को आप चेंज नहीं कर सकते हो रन टाइम पे। डेटा टाइप को आप चेंज नहीं कर पाओगे, या तो स्पेसिफिकली आपको लिखना पड़ेगा। यहां तो कुछ भी नहीं है, आपने पहली बार ए को 20 दिया, अगली बार 20.3 दे दीजिए, अगली बार आप स्ट्रिंग दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाइथन में आप क्या कर सकते हो? कैन चेंज वेरिएबल टाइप एट रन टाइम, एट रन टाइम। ठीक है, अब दूसरी बात अपन बात करें तो वेरिएबल कैन होल्ड ओनली वन टाइप ऑफ वैल्यू थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। अब यहां देख रहे हो, एक ही वेरिएबल है, अलग अलग वैल्यू को होल्ड कर पा रहा है, अलग अलग उसका लाइफ टाइम हो पा रहा है। तो वेरिएबल कैन होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू थ्रू इट्स लाइफ टाइम। दैट्स व्हाई पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड and C++ and Java is statically typed। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो स्टैटिकली टाइप्ड हैं, और पाइथन जो है वो आपका डायनेमिकली टाइप्ड है। जैसे इसके एग्जांपल को देखो, अगर मैं C में लिखता हूं इंटीजर a और a इक्वल टू 10 लिखूंगा, सही है, लेकिन जैसे ही मैंने a इक्वल टू डबल कोट्स में चित्कारा लिख दिया, एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपने इंटीजर लिया हुआ है और यहां आपने स्ट्रिंग ले लिया। दूसरी बात करें अगर अपन पाइथन की, तो पाइथन में a इक्वल टू 10 लिख दो, a इक्वल टू चित्कारा लिख दो, उसके बाद उसको जैसे जैसे आप लिखते जाओ उसको प्रिंट कराते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली इशू वाली बात नहीं है। ये पाइथन में बिल्कुल करेक्ट है। बेटा रोबस्ट की बात करें तो अगर रोबस्ट की बात करें तो मैं एक सिंपल सी या जावा की प्रोग्रामिंग या C++ की प्रोग्रामिंग को याद दिलाता हूं। जावा तो बोलना गलत है, C और C++ की बात बोलता हूं, क्योंकि जावा भी रोबस्ट होता है। तो जावा में स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है। यहां पास अगर अपन C और C++ की बात करें तो देखो, आपने एक एरे को डिक्लेयर किया 5 तक, मतलब आपने एरे लिया 5 का साइज का, मतलब टोटल कितने ब्लॉक एलोकेट हो गए? 0 से लेकर 4 तक 5 ब्लॉक एलोकेट हो गए। लेकिन आपने लूप चला दिया बाई मिस्टेक या जानबूझ के आपने चलाया 9 तक, तो 0 से लेकर 9 तक चलेगा, मतलब ये लूप 10 टाइम तक चलेगा। लेकिन अगर आप मेमोरी ब्लॉक्स की बात करो तो अगर आप देखो तो C++ की बात करें तो आपके पास टोटल जो है 0, 1, 2, 3 और 4 ब्लॉक तो इतना ही है। तो पहली बार में जब लूप में वैल्यूज असाइन होंगी तो 0 वाला चला, 1 वाला चला, 2 वाला चला, 3 वाले में असाइन हो गया, 4 वाले में असाइन हो गया। C और C++ में क्या होता है, इसके बाद भी आपका प्रोग्राम चलता रहेगा और इसके बाद असाइन होता रहेगा जब तक कि आपका प्रोग्राम या तो क्रैश ना हो जाए। अगर आगे मेमोरी अवेलेबल है तो चल जाएगा, नहीं है तो क्रैश हो जाएगा। लेकिन कोई स्ट्रिक्ट यहां पर चेकिंग नहीं है, C और C+ में स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं है जो कि ये रेस्ट्रिक्ट करता हो कि आपने जो यहां लूप लगाया हुआ है वो किससे मैच होना चाहिए, आपके एरे के साइज के। लेकिन अगर अपन जावा और पाइथन की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। कंपाइलर आपका एक्सेप्शन जनरेट करेगा। आपने अगर जावा पढ़ा होगा तो आपका सिंपल अरे आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आता था, याद करो। ठीक है, तो यहां पाइथन में भी ऐसा ही कुछ है। पाइथन इज वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स which every programmer must compulsorily follow, and if these rules are violated then Python terminates the code by generating exception. So in Python if you write the same code then it will generate exception terminating the code. Due to this other running programs on the computer do not get affected and the system remains safe and secure because वो क्या है, पहले से ही उसको हैंडल कर रहा है एक्सेप्शन के थ्रू। तो हैंडल हो जा रहा है। अगर उसको आपने हैंडल कर दिया कि मैं इसको चलने ही नहीं दूंगा उस साइज के ऊपर, तो आपका जो कहना चाहिए सिस्टम होगा वो सेफ भी होगा और सिक्योर भी होगा। लेकिन C और C++ के केस में बात करें तो यहाँ एक्सप्लिसिट चेकिंग नहीं होती है, या कहना चाहिए एक्सटेंसिव चेकिंग नहीं होती है, इसलिए आपका प्रोग्राम चल जाता है अगर मेमोरी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लेकिन प्रोग्राम आपका क्रैश हो सकता है। देन इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म का मतलब ये हो गया, इसके थ्रू आप प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर सकते हो, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सपोर्ट है इसको। C++ जावा का सपोर्ट भी है,
उसके प्रोग्राम्स को भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क. So Python supports both procedural oriented and object oriented programming, which is one of the key Python features. In procedural oriented language, the program is built around procedures or function, जो मैंने आपको बताया पहले, which are nothing but reusable pieces of programs. In object oriented language, the program is built around objects which combine data and functionality both. अब बात करते हैं compiled as well as interpreted. अब बेटा अगर आपने जावा पढ़ा होगा तो जावा भी देखा होगा आपने, और सी प्लस प्लस की अगर अपन हिस्ट्री बात करें और जावा की बात करें तो देखो सब में हम डिफरेंस बात करते हैं और यही चीज यहां पर आएगी. सपोज दैट एक प्रोग्राम की हम अगर बात करें बेटा, एक सिंपल हम एक प्रोग्राम की बात करते हैं. मैंने क्या किया, एक सी का प्रोग्राम बनाया. समझते चलना इस कंसेप्ट को. अगर सी और सी प्लस का एक मैंने प्रोग्राम बनाया बेटा, ठीक है, तो सी और सी प्लस प्लस का एक मैंने प्रोग्राम बनाया. सबसे पहले जो आप प्रोग्राम बनाते हो, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया, जो भी आपने प्रोग्राम लिख दिया टर्बो एडिटर में या कोड ब्लॉक में आपने प्रोग्राम लिख दिया या ऑनलाइन, उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड. तो अगर आपने प्रोग्राम ए नाम का बनाया तो इसका नाम हो जाएगा ए डॉट सी या ए डॉट सीपीपी. सी इज द एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज एंड सीपीपी इज द एक्सटेंशन ऑफ सी प्लस प्लस. तो अगर आप सी में बनाते हो तो ए डॉट सी हो गया, और सी प्लस प्लस की बात करते हो तो ए डॉट सीपीपी हो गया. फिर आप बेटा करते थे वहां सी और सी प्लस की बात कर रहा हूं, कंपाइल करते थे. ध्यान रखो, आपने कंपाइल किया तो कंपाइल करने के बाद आपका बन गया मशीन कोड. क्या बन गया? मशीन कोड, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं. ठीक है, तो अगर आप देखोगे एक कोड जनरेट होके आएगा जिसका नाम होगा ए और डॉट ओबीजे, दोनों ही केस में ए डॉट ओबीजे. ठीक है, उसके बाद आप करते हो प्रोग्राम को रन करने के बाद इस प्रोग्राम का नाम हो जाएगा डॉट एक्सी के साथ एक्सटेंशन जुड़ जाएगा, जो कि आपका आउटपुट होता है. इस प्रोग्राम का नाम हो जाएगा ए डॉट एक्सी, दैट इज द एग्जीक्यूटेबल कोड. तो बेटा मैं फिर से इसको लेके चलता हूं, समझना अच्छे से. अगर सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, तो अगर सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है तो सबसे पहले आपने जो प्रोग्राम बनाया उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड. सोर्स कोड बोले तो क्या बोले बनेगा उसका, अगर नाम मैंने ए नाम से सेव किया तो ए डॉट सी या ए डॉट सीपीपी. सी इज द एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज एंड सीपीपी इज द एक्सटेंशन ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज. देन मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया. जैसे ही मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा एक मशीन कोड बनेगी जो कि मशीन अंडरस्टैंडेबल होगा. मतलब कंपाइलर उस कहना चाहिए जो मशीन है, जो सिस्टम है, वो इसी कोड को समझती है. मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड कोई समझती है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड. अब ये जो होता है ना, ये मशीन जो कोड होता है आपका मशीन के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट होता है. मतलब अगर आपने विंडोज प्लेटफॉर्म पे चलाया तो ये जो ऑब्जेक्ट कोड है विंडोज के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग होगा. अब आपने इस प्रोग्राम को रन करते हो, फिर रन करने के बाद आपका एग्जीक्यूटेबल कोड बनता है, दैट इज ए डॉट एक्सी. और उसको आप देखोगे तो उसमें आपका आउटपुट आता है. जैसे आप अगर आपने 2 नंबर का सम का प्रोग्राम बनाया है तो आपका 2 नंबर का सम का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो जाएगा. अब बच्चे देखो, तो मुझे एक बात तो यहां समझ में आ गई कि अगर मैंने ए नाम का प्रोग्राम बनाया तो ए डॉट सी या ए डॉट सीपीपी बना, और जैसे ही मैंने उसको मैं कहना चाहिए कंपाइल किया तो मशीन इंस्ट्रक्टेड कोड बना, जो कि अगर आप देखोगे ना तो एक आपका कॉम्बिनेशन होगा बाइनरी फॉर्म का और हेक्साडेसिमल नोटेशंस का, जो कि कंपाइलर समझता है या मशीन समझता है. और जब आप रन करते हो ना, तो रन होने के बाद वो मशीन इंस्ट्रक्शन से ही प्रोग्राम रन होके और आपको आउटपुट शो करता है, दैट इज ए डॉट एक्सी. अगर आप इस प्रोग्राम को सिंपल रन टाइम के एनवायरनमेंट पे ना चला के, मतलब जो रन टाइम वाले कंपाइलर है उस पे ना चला के कोड ब्लॉक या सिंपल टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस के ब्लॉक में बनाओगे तो ये तीनों कोड दिखेंगे जो मैं बता रहा हूं. ए डॉट सी या ए डॉट सीपीपी, देन ए डॉट ओबीजे दैट इज द ऑब्जेक्ट कोड, देन ए डॉट एक्सी दैट इज द एग्जीक्यूटेबल कोड. अभी जो मशीन कोड होता है ये मशीन के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होता है. इसीलिए अगर इसमें ऑब्जेक्ट कोड को लाइनक्स प्लेटफॉर्म पे ले जाके और रन करूं, या इस ऑब्जेक्ट कोड को मैं रन करूं मैकेंटॉश कंप्यूटर पे या मैक कंप्यूटर पे, तो आपका ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, बिकॉज इट इज मशीन डिपेंडेंट. क्यों मशीन डिपेंडेंट है? क्योंकि जो आपने यहां कंपाइल किया, कंपाइल होने के बाद जो मशीन इंस्ट्रक्टर जनरेट हुए, मशीन इंस्ट्रक्शन जनरेट हुए, उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हुए, इसलिए मशीन डिपेंडेंट है. दूसरे कहना चाहिए ऑपरेटिंग बिहेवियर या दूसरे आपके सिस्टम पे
चलने की इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन बेटा अगर हम जावा की बात करें, अब मैं थोड़ा सा फिर चेंज करता हूं, अगर मैं जावा की बात करूं तो आपको पता है अगर आपने नेटबीन्स या एक्लिप्स के थ्रू जावा को रन किया है, नॉट यूजिंग एनी रन टाइम एनवायरमेंट, क्योंकि रन टाइम पे करोगे तो रन टाइम पे सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो ये जो आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आते होंगे उस समय। तो अगर आप देखो ए नाम का प्रोग्राम है, तो अगर मैंने इसको सेव किया तो बाय डिफॉल्ट डॉट जावा एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा, जो बताता है कि ये जावा का प्रोग्राम है। अब बेटा जैसे ही आप कंपाइल करते हो तो कंपाइल करने पे यहां जनरेट होता है मशीन कोड, तो होता है लेकिन उसको हम बोलते हैं बाइट कोड। अब बाइट कोड इज द स्पेशल वर्जन ऑफ मशीन कोड। क्या होता है बेटा? बाइट कोड जो होता है स्पेशल वर्जन ऑफ मशीन कोड। क्यों स्पेशल वर्जन बोल रहा हूं मैं समझाता हूं। अब यहां देखो कंपाइलर आया, और मैं ज्यादा डिटेल में यहां जावा के उसमें नहीं जाता हूं, और लेकिन जब आप इसको फिर से यहां इंटरप्रिटेट करते हो, यहां आता है इंटरप्रिटर जो कि जावा का जेवीएम होता है। ये जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, दिस इज द इंटरप्रिटर ऑफ जावा। तो आपको पता होगा जावा कंपाइल्ड भी होता है और इंटरप्रिटेटेड भी होता है। जैसे ही आपने कंपाइल किया बाइट कोड जनरेट किया, लेकिन बाइट कोड जो है ना बेटा वो मशीन इंस्ट्रक्शन तो है, लेकिन केवल जेवीएम समझेगा, केवल जेवीएम ही समझेगा। तो समझो मेरी बात को, अगर आप जेडीके इंस्टॉल करते हो, जावा का डेवलपमेंट किट अगर आपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया है, आइदर ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म, आइदर इन लिनक्स प्लेटफॉर्म, आइदर इन मैक प्लेटफॉर्म, तो अगर जैसे ही आपने जावा डेवलपमेंट किट आपने इंस्टॉल किया तो जेवीएम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि मान लो कहना चाहिए 10 MB का मान लो मेमोरी लेगा या कुछ रिसोर्सेस लेगा। तो अब आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस कुछ भी हो, जेवीएम ने तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ले ली। उस मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके विंडोज में भी होगा, लिनक्स में भी होगा, मैक में भी होगा, सन सोलारिस में भी होगा। अब ये जो बाइट कोड होगा उसको जेवीएम समझता है। तो अगर जावा इंस्टॉल्ड है मतलब जेडीके इंस्टॉल्ड है, तो बाइट कोड को जैसे ही आप जेवीएम से इंटरप्रिटेट करोगे प्रोग्राम आपका चल जाएगा। तो आपने देखा था कि जो कहना चाहिए जावा था, जावा के केस में भी आप ओरा मैकेनिज्म यूज करते थे, राइट वंस रन एनीवेयर। राइट वंस रन एनीवेयर का मतलब एक बार रन करके आपने उसको कंपाइल कर दिया, बाइट कोड जनरेट हो गया। अब किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला लो, जहां भी जेडीके इंस्टॉल्ड हुआ होगा वहां जेवीएम जरूर होगा, और जेवीएम अपने बाइट कोड को पहचान जाता है, बिकॉज ये मशीन इंस्ट्रक्शन होते हैं, लेकिन केवल इसको जेवीएम कहना चाहिए अंडरस्टैंड कर पाता है। और जो पहले मशीन इंस्ट्रक्शन बनते थे वो किसके बेस पे बनते थे? कंप्यूटर स्पेसिफिक। यहां ये जावा स्पेसिफिक है। जेवीएम उनका खुद का क्या है? मशीन है, एक छोटा सा मशीन है, ठीक है। तो जेवीएम के थ्रू ये बाइट कोड एग्जीक्यूट हो जाते थे, तो वो राइट वंस रन एनीवेयर मैकेनिज्म को फॉलो करते थे। सेम प्रोसीजर लगभग में आपके पाइथन में भी होती है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? यहां तक बेटा समझ में आएगी नहीं बात? जल्दी बताओ, 5 मिनट में फिर मैं साइन अप करने वाला। ठीक है, गुड। चलो, तो Python uses both a compiler as well as an interpreter for converting our source and running it. However, the compilation part is hidden from the programmer. So mostly people say it is an interpreted language. When you write a program in C or C++, you have to compile it. Compilation involves translating your human understandable code to machine understandable code or machine code. Machine code is the base level form of instruction that can be directly executed by the CPU. Upon successful compilation, your code generates an executable file. Executing this file runs the operations in your code step by step. For the most part, Python is an interpreted language and not a compiled one, although compilation is a step. So Python code written in .py file, मतलब अगर आपने Python का कोड लिखा, by default एक्सटेंशन होगा .py, जैसे ही कंपाइल करोगे बाइट कोड जनरेट होगा, ठीक है। दैट इज द क्लास फाइल। बाइट कोड वहां भी क्लास फाइल होती थी, तो अब उसका एक्सटेंशन हो जाएगा pyc, py फॉर पाइथन, c फॉर क्लास फाइल और कंपाइल्ड कोड, c फॉर क्लास फाइल और कंपाइल्ड कोड, और .pyo फॉर्मेट होगा, या तो .pyc और .pyo फॉर्मेट होगा, ठीक है। देन इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग सोर्स कोड टू मशीन कोड लाइक C++, पाइथन कोड इज ट्रांसलेटेड टू बाइट कोड।
This bytecode is low-level set of instruction that can be executed by an interpreter. So in most PCs, Python interpreter is installed at user local bin Python 3.8. So instead of executing the instruction on CPU, bytecode instruction are executed on a virtual machine. अभी यहां जो वर्चुअल मशीन होता है, जैसे JVM होता था जावा वर्चुअल मशीन, यहां होता है PVM पाइथन वर्चुअल मशीन. तो अगर आप देखो बच्चे, तो आपके पास ये हो गया सोर्स कोड के बाद हो गया आपका इंटरप्रेटर. अब इंटरप्रेटर में आप देखो कंपाइल हो रहा है, कंपाइल करने के बाद आपका बाइट कोड जनरेट हुआ. बाइट कोड जनरेट होने के बाद आपका एक वर्चुअल मशीन है जिसमें लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स भी अटैच्ड है, दैट इज पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन. उसके बाद आपका रनिंग कोड और आउटपुट आ जाएगा. तो कंपाइलर कंपाइल्स योर सोर्स कोड इनटू अ फॉर्मेट नोन एज बाइट कोड, सॉरी, और जनरेट आफ्टर कंपाइलेशन इट जनरेट्स अ बाइट कोड. ठीक है. अ बाइट कोड इज द लोअर लेवल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एफिशिएंट एंड इंटरमीडिएट कोड. दैट्स व्हाई अगर पाइथन इंस्टॉल्ड है बेटा, तो ये भी आपका राइट वंस रन एनीवेयर है, कहीं भी रन करो. ठीक है. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो सोर्स m.py, bytecode m.pyc, runtime environment pvm. Then it is cross platform. अब क्रॉस प्लेटफॉर्म पिछले से ही रिलेटेड है, क्योंकि आप एक कोड बनाते हो विंडोज मशीन पे, वो आपका मैक पे भी चलेगा, सोलारिस पे भी चलेगा, लाइनेक्स पे भी चलेगा. सो लेट assume we have written a Python code for our Windows machine. Now, if we want to run it on a Mac, we don't need to make changes to it for the same. In other words, we can take one code and run it on any machine. There is no need to write different code for different machine. So this makes Python a cross-platform language. Then it is extensible. Extensible क्यों? क्योंकि हम C++ और Java के कोड को कॉल कर सकते हैं from a Python code. ठीक है? We generally use this feature when we need a critical piece of code to run very fast. So we can code that part of our program in C or C++, and after finishing it, we can use it from our Python program. Embedded. Embedded इसलिए बोलते हैं इसको because we just saw that we can put code in other languages in our Python source code. It is also possible to put our Python code in a source code in different languages like C++. This allows us to integrate Python feature into our program to the other language. So integration possible है C++ का, Java का, ऐसे different languages का. That's why it is embedded. Then there are a lot of libraries support in Python. So the Python standard library is